यस दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है। मैं एक इलाबोरेट वीडियो पहले जो बनाया था उसमें थोड़ा सा धीमापन था, क्योंकि मैं नया नया था तो एक तेज़ी से वीडियो बनाने का आदत मुझे नहीं था। अभी मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ वीडियो बनाने में। और शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो अगर कोई बनाता है तो एक डिस्क्लेमर ज़रूर दिया करता है। वैसे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है और मेरा मोबाइल नंबर भी है, और डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर शेयर बाज़ार के बारे में जो मैं वक्तव्य देता हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और जो भी दर्शक और श्रोता इस मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो अगर शेयर बाज़ार से शेयर खरीदते बेचते हैं, उनको लाभ या हानि होती है, तो इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। वो खुद ही जवाबदेही के पात्र होंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले ज़रूर सलाह ले लें। दोस्तों, अभी शेयर बाज़ार में कुछ एडवांसमेंट हो गए हैं, पहले से अभी कुछ एडवांसमेंट हुए हैं। तो एडवांसमेंट होने के नाते ये नए बच्चों के लिए जो फाइनेंस, कॉमर्स या एमबीए या इकोनॉमिक क्लासेस करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं शेयर बाज़ार में, उनके लिए, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो नए नए डीमेट खुलवाए हैं और नए सिरे से अपना कारोबार शेयर बाज़ार में करना चाहते हैं, इवन सीनियर सिटीजन्स जो अपडेट नहीं कर पाए और उससे वंचित रह गए। तो ये एक एडवांसमेंट है शेयर बाज़ार का। तो मैं बिल्कुल A to Z से शुरू करूँगा और बीच बीच में बहुत ही अच्छे शेयर्स के बारे में भी आपको भविष्यवाणी ज़रूर दूंगा, जिससे सभी के लिए ये मेरा एक वीडियो इंटरेस्टेड हो जाए। तो बच्चे लोगों को मैं पहले बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये एक स्टॉक मार्केट जब मैंने 1987 में 10th क्लास के अर्थमेटिक में एक डिविडेंड एंड शेयर बाज़ार का एक चैप्टर पढ़ा था, शेयर एंड डिविडेंड उसका नाम था। तो दोस्तों, वहाँ से मुझे इस बाज़ार में सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी और फिर मैंने इग्नो से एमबीए किया और एमबीए भी फाइनेंस में किया, एचआर में किया, एडमिनिस्ट्रेशन में किया। 21 पेपर करने थे, मैंने इतना इंटरेस्ट लिया कि 27 पेपर हो गए। गांधीनगर गुजरात में मेरा सेंटर हुआ करता था और डिग्री मिलती थी 21 पेपर से। लेकिन जब मैंने 27 पेपर कर लिए, क्योंकि इंटरेस्ट इतना था दोस्तों, फाइनेंस एंड एक्सपोनेंशियल एंड डेविएशन एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ द फाइनेंस, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट एंड कंपनीज। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ रम कहानी क्या है कि इस शेयर बाज़ार में एक कंपनी हुआ करती है, कंपनी जिसको हम मोटे तौर पे दोस्तों फैक्ट्री भी बोल देते हैं। मैं एज ए लेमैन भी आपको बताऊंगा, आज इस वीडियो को एज ए लेमैन भी बताऊंगा। एक फैक्ट्री हुआ करती है, मानते हैं मैंने वो एक चीनी बनाने की फैक्ट्री खोल ली है कोसांबा गांधीनगर गुजरात के आसपास, जहाँ फैक्ट्रियाँ खड़े हुए गन्ने को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती हैं और वहीं से पूरे गन्ने को उठा के अपना पिराई का काम करती हैं। तो दोस्तों, अगर उस कंपनी को आगे मुझे ले जाना है, एक्सपेंड करना है, तो मैं उस कंपनी को आगे में लिमिटेड उसको करना चाहूँगा और उसको 2-3 तरीके से करना चाहूँगा। या तो मैं उसका आईपीओ लेकर आऊँगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। भाई मेरी प्राइवेट कंपनी है, उसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि आपको क्या दिक्कत है कि आप उसको लिमिटेड करनी चाहते हैं। दोस्तों देखिए, एक तो प्राइवेट कंपनी है, बैंक मुझे कर्जा नहीं देते, जो इंटरेस्ट ब्याज पे जो पैसा लेते हैं हम, तो वो नहीं देते। वो बोलते हैं गारंटी आपकी इतनी है नहीं। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्राइवेट पार्टीज उसमें विश्वास नहीं करती कि पता नहीं भाई आपकी कंपनी कब बंद हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो भी तरह तरह से परेशान करती है, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। और अगर ये मेरी लिमिटेड कंपनी होगी तो इसमें एक तो मुझे बैंक कर्जा दे देंगे, एक मुझे
प्राइवेट प्लेसमेंट से या बहुत जरियों से पैसा मिलने की उम्मीद हो जाएगी। अब मैं इसको कैसे लिमिटेड में बदलूँ? तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी को या तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आइए उस कंपनी का, जो हमारा गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री है दिल्ली में, वो उसका अप्रूवल देगी कि हाँ आप ये लाइबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, जो 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 होनी चाहिए, कंपनी की शर्तें कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, तो आप आईपीओ ला सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उसके माध्यम से पैसा उठाया जाता है। अगर आपका बहुत छोटा उद्योग है 50-60 करोड़ का, तो उसको एसएमई कह के, स्मॉल सेक्टर के नाम से कह के एसएमई के थ्रू एक आईपीओ लेके आते हैं। ओके, फिर उसको डिबेंचर के थ्रू भी ले आते हैं। कभी कभी पहले लाया करते थे दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक 45 रुपये का एक डिबेंचर, बाद में उसने शेयर में कन्वर्ट कर दिया था। अभी वो प्रथा नहीं है, अभी आईपीओ और एसएमई की प्रथा है। अगर आपकी कंपनी दोस्तों लिमिटेड में बदल गई, जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने टाटा स्टील को एक एग्जाम्पल दे के उसकी रामखानी आप लोगों को बताई थी। आज मैं सीधे सीधे, अब ये देखिए मेरी कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई आईपीओ के माध्यम से या एसएमई के माध्यम से। ओके, जब ये एक टाटा की लिमिटेड कंपनी बन गई या बिरला की बन गई या लार्सन एंड टोब्रो की बन गई, तो इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। अगर मुझे पैसे की कमी पड़ी, जैसे हमारे बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया, इन्होंने ऑप्ट किया, एक्वायर किया और ख़रीदा, और अब जब वो लिस्टेड हो गई तो लिस्टेड के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ी उसका कर्जा उतारने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ के नाम से परमिशन दी और काफ़ी पैसा इन्होंने उठाया। उसका वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो भगवान जाने। दूसरा दोस्तों, अगर लिमिटेड कंपनी आपकी हो गई तो आप एक पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स का कर सकते हैं, ऑप्शन के जरिए पैसा उठा सकते हैं, राइट इश्यू के जरिए पैसा उठा सकते हैं, डिबेंचर अगर अच्छी कंपनी है तो कन्वर्टेबल डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है ब्याज पे, उसके माध्यम, यानी आप देखिए इतने माध्यम हो जाते हैं दोस्तों पैसा उठाने के कि आपकी वो कंपनी ग्रो करने में कमी नहीं रखती, ग्रो करने में कमी नहीं रखती और काफ़ी वो ग्रो हो जाती है। आगे चल के अगर कंपनी तरक्की करती है, रिजर्व काफ़ी हो जाते हैं कंपनी के पास, तो दोस्तों वो उस पैसे से अपने कंपनी के शेयर को बाई बैक भी कर सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं तो बोनस दे सकती है। डिविडेंड रिजर्व बेस पे ही दिया जाता है दोस्तों। लिमिटेड कंपनी के कितने फ़ायदे हैं, मैं कोई एग्जांपल नहीं देता क्योंकि पिछली बार वीडियो बहुत लंबा बन गया था, और इसलिए इस कंपनी में काफ़ी कुछ रिजर्व आपके हो जाते हैं, तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड करती है। तो देखिए मैंने किस तरह से आपको बताया, प्राइवेट कंपनी वो बन गई लिमिटेड, जैसे टाटा, रतन टाटा जी की है, बिरला की है, लार्सन टोब्रो की है, श्री राम की, बहुत ग्रुप हैं वो दोस्तों, या मेरी भी हो सकती है, मेरे नाम से भी हो सकती है वो। फिर तीसरी कंपनी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। ये कंपनी दोस्तों गवर्नमेंट कंट्रोल होती हैं, इनमें मेजर स्टेक गवर्नमेंट का होता है, जैसे स्टेट बैंक में है, आईओसी में है, एचपीसीएल में है, बीपीसीएल में है। बहुत कंपनी है दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से हैं, और ये भी पैसा उठाने की क्षमता रखती हैं। ये इक्विटी का डाइल्यूशन कर सकती है गवर्नमेंट। एफपीओ के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए पैसा उठा सकते हैं। इनके अगर रिजर्व जाते हैं आपको बोनस दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, आपको ये रिवार्ड कर सकते हैं। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, देखिए काफ़ी अच्छे डिविडेंड ये कंपनी देती हैं, एंड ये बोनस भी देती हैं, और इनकी इक्विटी को डाइल्यूट करके गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठा लेती है। अभी जैसे हिंदुस्तान जिंक है दोस्तों, अभी तो गवर्नमेंट कंट्रोल ही है, लेकिन वेदांता उसको बाई करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसको बेचना चाह रही है, और अच्छे वैल्यूएशंस पे गवर्नमेंट उनको बेच के पब्लिक लिमिटेड में भी बदल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, गवर्नमेंट उसकी मालिक है। तो ये होगी तीसरी कंपनी। चौथी कंपनी है दोस्तों फेरा कंपनी बोलते हैं इनको, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे हिंदुस्तान लीवर है या नेस्ले है दोस्तों। ये
ये फेरा कंपनीज पे ब्याज कम होता है। ये हमारा हिंदुस्तान के बैंकों से ब्याज कम लेती हैं, बैंक इनको कम देते हैं, कुछ इनकी भी शर्तें होती हैं, लेकिन सभी फेरा कंपनी अच्छा काम कर रही हैं। रिस्क तो देखो होता ही है बिजनेस में। और इस तरह से ये 4 तरह की मैंने कंपनियां बताई हैं। इसमें लिमिटेड, पीएसयू एंड फेरा लिस्टेड होती हैं। और लिस्टिंग क्यों होती हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्री को, कंपनी को, प्राइवेट बिजनेस को लिस्टिंग की, वो मैंने फैक्टर से बता दिए उनको। मार्केट से पैसा उठाने में थोड़ी आसानी रहती है दोस्तों। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको कंपनीज के बारे में बताया। अब ये कहेंगे कि आप इनमें कौन सी कंपनी बढ़िया है, किसके शेयर्स हमें खरीदने चाहिए। बच्चे लोग ये सवाल करेंगे, सर कौन सी कंपनी बढ़िया है, कंपनी बंद हो गई, भाग गई तो कौन जिम्मेदार होगा। और ये बंद हो गई, भाग गई, ये लिमिटेड भी हो सकती हैं, ये पीएसयू भी हो सकती है, ये फेरा भी हो सकती है। लिमिटेड में तो ये है दोस्तों कि किसी ज़माने में बहुत कम रेट पर टाटा एलेक्सी, टाटा टिमकेन और टाटा मेटेलिक चला करते थे, चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन आज इनके रेट देखिए शेयर बाजार में कहाँ लिस्ट हैं। टीटीएमएल जो काफ़ी चर्चाओं में है आजकल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 6-7 रुपया हुआ करता था। मेरे दोस्त के पास भी था, 1.5-2 रुपये में ख़रीदा था उसने। आज 290 पे जाके फिर नीचे थोड़ा आया, और कितना मूवमेंट इसमें हो रहा है, और ये भी लग रहा है मुझे कि बहुत ऊपर जाएगा। तो इस तरह से कुछ कंपनी जो लिमिटेड में दोस्तों बंद होती भी हमने देखी हैं, बहुत हैं। अपने अनिल अंबानी जी की आरकॉम देखिए कहाँ चली गई, रिलायंस कैपिटल देखिए कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये फिर एनसीएलटी में जाती हैं, जो ट्राइब्यूनल एक्ट है इनका नेशनल, वहाँ पे इनका केस चलता है। फिर इनको दूसरे दिग्गज लोग बाई करने की सोचते हैं। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोल्यूशन तलाश करती है, लेकिन इनके तलाश सोल्यूशन करने में दिक्कतें आती हैं गवर्नमेंट को भी। दूसरा होता है पीएसयू। पीएसयू में देखिए दोस्तों, एमटीएनएल कहाँ चला गया। और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो बिल्कुल झुक भी जाती है, गिर भी जाती हैं, और जल्दी से वो उठ नहीं पाती, क्योंकि गवर्नमेंट असेट उनके पास बहुत हैं, लैंड्स उनके पास बहुत हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, और वो लिपापोती पे लगी रहती है, और वहाँ लोग फंसे रहते हैं। तीसरा दोस्तों फेरा कंपनी होती है। कुछ फेरा का एक कंपनी थी जियोडेसिक सॉफ्टवेयर की, और भी कंपनियाँ थी, लेकिन उस कंपनी को तो मैं जानता हूँ, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। 100 शेयर आज भी मेरे पास हैं जो 100 ही रुपया चलते हैं। वो लिस्टिंग तो कहीं है नहीं, बाकी मेरे डीमेट को वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। उनकी वजह से डीमेट भी एक जगह से बंद कराने में मुझे दिक्कत आई थी कि इन शेयर्स को कहाँ फेंकें, किसको दें। तो दोस्तों वो 3-4 लड़के थे और सॉफ्टवेयर के थे, और 2-3 लेडीज़ थी। किरण एक लेडी का नाम था, और मैंने उसको देख के 650 रुपये चला करता था। जब वो गिर के 10-15 रुपये आ गया, मैंने सोचा कि भाई फिर 600 रुपये हो जाएगा, तो हम फंस गए उसमें। और दोस्तों आज वो लिस्टिंग ही नहीं है, जीरो है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, उसको भाग गए वो। तो इसी तरह से ये तो मैं टेक जो शेयर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि उनसे सावधान रहिए। जो इम्पोर्टेड, जो अच्छी कंपनियां हैं टेक में, टेक्नोलॉजी में, उन्हीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। इस वीडियो से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको छोड़िएगा मत। इसको कई बार देखने की कोशिश करिएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि वीडियो बनते रहें इस तरह के, और आपके स्क्रीन पे आते रहें, आपको नई नई जानकारी देते रहें। तो इसके माध्यम से मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी। कमज़ोर टैक्स शेयर में बिल्कुल हाथ मत डालने, और अभी तो मजबूत शेयर में भी टैक्स शेयर में हाथ मत डालिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता नहीं युद्ध का बाजा कब बज जाए। तो दोस्तों मैंने फेरा कंपनी भी आपको बताई, बुझती हुई फेरा कंपनी भी बताई डूबती हुई, पीएसयू भी डूबती हुई बताई, लिमिटेड कंपनीज भी मैंने डूबती हुई बताई। अब मैं उभरती हुई बताता हूँ। टाटा स्टील देखिए कहाँ पहुँच गई, रिलायंस देखिए कहाँ पहुँच गया, ये लिमिटेड है दोस्तों। और बिरला की भी काफ़ी कंपनीज देखिए कहाँ पहुँच गई। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए कहाँ पहुँच गया। पीएसयू में आईओसी बीपीसीएल देखिए कहाँ पहुँच गई, एचपीसीएल कहाँ पहुँच, ओएनजीसी कहाँ पहुँच गया।
पेट्रोनेट देखिए 17 रुपये में मुझे मिला था और आज देखिए कहाँ पहुँच गया। ओएनजीसी देखिए 60-70 रुपये पे मिला था, आज देखिए कहाँ पहुँच गया और कहीं कई बार बोनस दिए। तो दोस्तों फेरा कंपनीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ पहुँच गया, नेस्ले देखिए कहाँ पहुँच गया। मैंने ये गिरती हुई भी बताई और उठती हुई भी बताई। अब आप कहेंगे सर उठती हुई बढ़िया कंपनी कौन सी हैं, उसके लिए बच्चों आपको moneycontrol.com या investing.com पे जाना पड़ेगा। मनी कंट्रोल पे जाके आपको कुछ पैरामीटर्स इनके सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कंपनी का नाम ऊपर आ जाएगा, उसमें आप देखिए कि उस कंपनी का हाई क्या है, लो क्या है। पहले पेज पे 4-5 पैरामीटर्स भी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा। उसके बारे में उनका बुक वैल्यू देखिए, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, जिस शेयर की बुक वैल्यू ज़्यादा होती है दोस्तों वो शेयर अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि उसके पास में असेट्स हैं या नहीं है, कुछ असेट्स हैं या नहीं है, ओके। और जिस शेयर्स का P/B कम होता है, लेस देन 1 हो तो बहुत अच्छा, अगर लेस देन 2 हो तो भी बहुत अच्छा। P/B क्या होता है, प्राइस बाई बुक वैल्यू। भाई प्राइस कम होगा और बुक वैल्यू ज़्यादा होगी तभी इनका रेशियो कम होगा, तभी वो शेयर खरीदने लायक होगा। तो ये कम से कम हो तो अच्छा माना जाता है। एक होता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, EPS। अर्निंग पर शेयर अगर अच्छा होगा, मेरे ज़माने में दोस्तों एक EPS पे 10 रुपये का भाव होना चाहिए, 2 EPS पे अर्निंग पर शेयर पे 20 रुपये का भाव होना चाहिए। अगर उसका कंपनी का अर्निंग पर शेयर 70 है तो 700 भाव होना चाहिए। वो सॉरी, हाँ या 70 है तो 700 होना चाहिए, 7 है तो 70 रुपये होना चाहिए। ये मेरा अर्निंग पर शेयर का एक रेशियो है। लेकिन ये अर्निंग पर शेयर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से होता नहीं है। एक्सपेक्टेशन भी कोई चीज़ होती है। किसी कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो शेयर बाजार से शेयर इन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करके खरीदे जाते हैं। तो जिसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता ही रहता है, 2 फिर 6 फिर 8 फिर 12 हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि अगला EPS 15 हो जाएगा, तो उस उम्मीद में आप उसको बाई कर सकते हैं। तो मैंने अर्निंग पर शेयर बताया, मैंने P/B बताया, मैं आपको बुक वैल्यू बताई उसकी। मार्केट कैपिटल को दोस्तों, मार्केट कैपिटल तो 2-4 सिंडिकेट आपस में मिलकर बढ़ा सकते हैं, इस पैरामीटर्स में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जल्दी बताऊंगा। फिर नीचे आ जाइए, पहली स्क्रीन पे 6 साल का उसका इकोनॉमिक डाटा दिया रहता है। इसमें 4 फैक्टर्स रहते हैं। रेवेन्यू कितना अर्न करा, नेट प्रॉफिट कितना हुआ पर ईयर, EPS पर ईयर कितनी आई, चौथा कॉल उसमें होता है दोस्तों, नीचे लिखा रहता है डेप्ट कर्जा उसका कम हुआ है पर ईयर या बढ़ा है। बस ये 4 फैक्टर्स देख लीजिए। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते रहते हैं तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अगर उसके प्रॉफिट्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हैं तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अगर उसका EPS इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो अच्छी मानी जाती है। अगर डेप्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो अच्छी मानी जाती है। हो क्या रहा है दोस्तों कि कंपनीज स्प्लिट कर देती है अपने शेयर्स को, स्प्लिट करके वहाँ बच्चे लोग या नए जो इंटरेंट हैं वो घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। पहले तो इसकी EPS 30 थी, अभी एकदम से इसकी EPS 3 हो गई। तो दोस्तों आप देखिए उसके 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये में स्प्लिट किया होगा मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट को भी ये राइट है, वो उसका शेयर को स्प्लिट कर सकते हैं। और कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो 10 रुपये एट पार होते हैं, वो स्प्लिट कर दें तो 5 रुपये भी हो जाता है उसकी वैल्यू, 2 रुपये भी हो जाती है, और 10 को अगर 1 रुपये में तोड़ दें तो 1 रुपये भी हो जाती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए सीधे एक हॉरिजेंटल रो पे। हॉरिजेंटल रो पे ओवरव्यू जो अभी हम देख रहे हैं वो है, लेकिन उससे आगे निकल जाइए आप और फिर लास्ट से शुरू करिए देखना। सबसे लास्ट में रहता है हॉरिजेंटल रो में पीर देखिए कि वो कंपनी के इर्द गिर्द कौन सी कंपनी है, उनके क्या रेट हैं। उसके आप लेफ्ट में चलेंगे तो वहाँ आएगा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर की इक्विटी कितनी है, अब TTL में 74% है। अभी मुझे पता चला है कि इस कंपनी का शेयर क्यों भागा दोस्तों, 0 से 2% FII ने इसमें इक्विटी कर ली, DII ने भी की, पता नहीं क्या लड्डू बट रहे हैं, DII भी पीछे भागा। लेकिन दोस्तों टाटा की कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेस नहीं है, ना ही टाटा ने इस कंपनी का कोई भी शेयर बेचा।
रेस्ट ऑफ द इक्विटी 20% पब्लिक के नाम पे है। तो जिस कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा है वो अच्छी मानी जाती है, जिसमें एफआईआई की होल्डिंग्स होती है वो अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, पब्लिक की होल्डिंग अगर कम हो तो उस कंपनी को भी अच्छा मानते हैं, और बढ़ भी जाती है पब्लिक की होल्डिंग, लेकिन कम वाले को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तभी तो हमारा माल बिकेगा, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी जब पब्लिक उसको खरीदेगी। उसके और लेफ्ट में चलेंगे तो दोस्तों फाइनेंस आ जाता है। फाइनेंस में मैं मोटे मोटे फैक्टर्स बता रहा हूँ। आपका टोटल इनकम कितना हुआ, सेल कितनी हुई, ब्याज कितना देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, दोस्तों ये देखा जाता है, और कितना प्रॉफिट नेट हुआ आफ्टर टैक्स वो भी दिया। ये 3 फैक्टर्स देखिए बस। और सबसे ऊपर कॉलम पे क्वार्टरली लिखा रहता है। मैं तो उस पर क्या करता हूँ दोस्तों, उस पर क्लिक करता हूँ तो 9 मंथ का निकाल लेता हूँ आज के दिन, तो 9 महीने का आ जाता है। 2020-21 का है, 21-22 का, दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। दोनों से पता चल जाता है कि कंपनी बढ़िया कर रही है या घटिया कर रही है। और उसके बाद दोस्तों आप और नीचे जाएंगे तो बैलेंस शीट आ जाती है, उसमें इक्विटी आती है। सबसे पहले इक्विटी अगर छोटी होगी तो कंपनी अच्छी मानते हैं। रिजर्व अगर इक्विटी के 100 गुने या उससे ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छी मानते हैं। और सबसे नीचे एक कॉलम होता है दोस्तों छोटा सा, कंटीजेंट लाइबिलिटीज। अगर कर्जा कम होगा कंपनी पे तो उसको अच्छा मानते हैं। फिर ऊपर जाकर उसी रो में लेफ्ट में चलिए तो कॉरपोरेट आ जाता है। कॉरपोरेट में मीटिंग कब होंगी कंपनी की आने वाली वो लिखा रहता है। डिविडेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको पर ईयर का डिविडेंड पता चल जाता है, कितना कितना कंपनी ने दिया। और नीचे करेंगे तो बोनस पे क्लिक करेंगे तो वो बोनस की राम कहानी आ जाती है कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में कितनी बार बोनस दिया। और नीचे करेंगे राइट का पता चल जाता है। और नीचे करेंगे स्प्लिट का पता चल जाता है, कंपनी के शेयर्स को कब कब स्प्लिट किया। पूरी राम कहानी दोस्तों आपके सामने कंपनी की खुल के सामने आ जाती है। और गहरे पैरामीटर्स तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंपनी कौन सी खरीदी जाए वो भी पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। दोस्तों अभी मैंने इस वीडियो को एक छोटा से छोटा करना चाहा है आज के दिन, क्योंकि पिछला वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था। बड़े वीडियो से बच्चे लोग बोर हो जाते हैं। आजकल बच्चे लोगों के दिमाग बहुत तेज हैं और काफ़ी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं वो लोग। TTML की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों। TTML पे सोमवार को नीचे का सर्किट लगने की संभावना है, क्योंकि मार्केट डो जोन्स 1000 पॉइंट के आसपास गिरा है, नेस्डेक भी गिरा है, और हमारा SGX निफ्टी भी 17,000 के इर्द गिर्द आ गया है। तो सोमवार को पक्का बाजार, मैंने वादा किया था कि मैं भविष्यवाणी भी इसी वीडियो में करूँगा। काफ़ी कुछ 17 तो तोड़ ही देगा, 16,800 के आसपास खुलने की पूरी संभावना है दोस्तों। TTML भी बेचारा क्या अपनी खैर मनाएगा, लोअर सर्किट लगने के पूरे चांस हैं। दूसरा, वीक स्टॉक्स को छूइएगा मत, दूर बैठ के रहिएगा, और अभी बाइंग करने की चेष्टा भी इस बाज़ार में मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि US में फेड की और हमारे देश में भी रेट रूट बढ़ने के काफ़ी चांस चल रहे हैं। उलट पुलट भी काफ़ी कुछ हो रहा है दोस्तों। और टैक्स शेयर से तो दूर ही रहिए, वो मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी वारूर हो जाएगा तो टैक्स शेयर्स पर सबसे पहले फ़र्क पड़ेगा। अगर कोरोना आ गया था हमारे देश में तो तब हमने कहा था कि टैक्स शेयर खरीदेंगे, इनको कोई कोरोना से चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली टैक्स शेयर्स पे सबसे पहले चोट पहुंचेगी। मैं किसी से सीखने की सलाह नहीं लेता, मैं अपने ही जहन में जो भी दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, पिछले तजुर्बे मैंने देखे हैं, तो दोस्तों मैं उन्हीं के माध्यम से कुछ ना कुछ कह रहा हूँ। अलग अलग व्यूज़ सबके हो सकते हैं, आपका भी अलग हो सकता है। बैंक शेयर्स जब रेट बढ़ाएंगे तो बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, उन पर भी फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। टाटा मोटर्स को मैंने कभी लाइक किया ही नहीं, आपको एक वीडियो बना के भी पहले दी थी। कुछ बच्चों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया था। एक मेरे बहुत ही प्रिय राधे राजपूत ने ऑब्जेक्शन किया था, और जब मैं फंस गया तो उस मेरे फॉलोवर्स ने उस टाटा मोटर्स में से मुझे निकालने की भी सलाह दी थी। मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ, उसने मुझे एडवाइस दी और मैंने उसकी एडवाइस का आज्ञा किया, और मैं टाटा मोटर्स से हाथ जोड़े और निकल गया कुछ 1000, 2000, 3000 के फ़ायदे से। दोस्तों पेनी स्टॉक्स, सुजलोन, JP पावर, विकास क्या करके है ये, एंड इकोटेक,
एंड दोस्तों एक कल परसों 80-82 रुपये चल रहा है, बोलता है सर 150 रुपये से वापस घूम गया, लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो मैंने उसकी बैलेंस शीट खोल के देखी दोस्तों, एक पैसे का बिजनेस किया, वो कुछ ऑर्नामेंट ज्वेल्स का शेयर है। अभी निकले कैसे, मैंने कि भाई जब इसमें बिक्री उक्री होगी, कुछ जब ये खुलेगा लोअर सर्किट तभी आप निकल पाएंगे, कोशिश रोज करते रहो। तो दोस्तों बहुत दुख पहुंचता है जब इन पेनी स्टॉक्स में बच्चे लोग या सज्जन लोग फंसते हैं, इनको तो टच नहीं करना। किसी ने पूछा कि सर 10 से 20 साल के लिए कौन से स्टॉक्स में खर्च करें, इन्वेस्ट करें, तो 6 स्टॉक मैंने सुझाए हैं दोस्तों। इन्फोसिस, SCL, आज मैंने अपने नापसंदीदा विप्रो को भी जोड़ दिया इसमें। SCL, वो इन्फोसिस, SCL, विप्रो, L&T, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड टिस्को। दोस्तों इन 6 इंडस्ट्रीज़ में आप अगर थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करते हुए नीचे के स्तर पे 10 साल के लिए, बच्चे ने पूछा है 10 से 20 साल के लिए खर्च करेंगे तो एकोमुलेशन होगा, जीरो नहीं होंगे, पैनी नहीं होंगे, बिल्कुल गिर नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, खप नहीं जाएंगे, आपका पैसा एकोमुलेट होगा और आप अच्छे खासे 10 साल बाद या 20 साल बाद अच्छे सिंहासन पे बैठे हुए नज़र आएंगे। दोस्तों मैंने ऐसा ही किया, आज मैं रिटायर्ड हूँ और काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना के मैं उसी के डिविडेंड से अपनी रोटी खाता हूँ। TTML 74% टाटा की इक्विटी है, शेयर प्लेज एक भी नहीं है दोस्तों। ऑपरेटर और सिंडिकेट इसमें कुछ काम कर रहे हैं, 20% पब्लिक के पास है, 2% अभी FII का एडो इसमें से स्टैक बढ़ गया है। और ये अगर नीचे आता है, मैंने पहले भी सलाह दी थी, अभी भी दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाने की संभावना लग रही है। लेकिन ये नीचे जब आप लोअर सर्किट लगता है तभी आपको 5 या 10 शेयर मिल सकते हैं। जब अपर सर्किट लगता है तब तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो दोस्तों ये स्टॉक्स अच्छे हैं। TTML में मेरी सलाह पहले भी थी खरीदने की, आज भी है, और दोस्तों ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी इस स्टॉक में मेरी खरीदने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि पिछली बार मुझे तो बड़ी मुश्किल 97 पे तो मिला नहीं था। किसी ने कुछ एस्ट्रोलॉजी से पूछा था कि कितना जाएगा, उसने बता दिया 84 या 64 इसके रेट तो मैं दिखाई देंगे। दोस्तों मैं भी उसके बहकावे में आ गया, वो एस्ट्रोलॉजी तो अपनी जगह ज्योतिष विद्या चली गई और वो 97 से घूम गया, मुझे हाथ नहीं लगा। फिर दूसरे या तीसरे राउंड में 144 से जब घूमा था 10 शेयर मेरे हाथ लगे थे, तो और मुझे कहीं से मिले, 12 शेयर मेरे पास इसके हैं और अभी भी मैं इसकी तलाश में रहूँगा। तो दोस्तों इसी सारे वीडियो के साथ, इसी सारे एक जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप तसल्ली से बैठ के इस वीकेंड पे इस वीडियो को बार बार देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि ये वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे समय समय पर साफ साफ दिखाई दे जाए। नमस्कार।